प्लेन टोन में बोला, आई एम लिसनिंग मैम, आप चाहें तो अभी रिपीट कर सकता हूँ वर्ड टू वर्ड। बिना किसी हेजिटेशन उसने ज्वाला के पूरे लास्ट 2 मिनट्स के डायलॉग उतने ही टोन में रिपीट कर दिए, बिना एक शब्द चूके। लेकिन ज्वाला के चेहरे पर इरिटेशन साफ था। ज्वाला ने फिर एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, ट्राइंग टू इम्प्रेस मी मिस्टर मैनेजर, नॉट बैड। शुभार्थ ने भी बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, नो माम, मैं कभी किसी को इम्प्रेस करने का ट्राई नहीं करता। आई जस्ट डू माई जॉब माम, विथ सिंसेरिटी एंड पंक्चुअलिटी एज यू सेड। वही पूरा स्टाफ आंखें फाड़े उसे देख रहा और वही ज्वाला की इरिटेशन डबल हो गई थी। उसे ऐसा जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया था। ओवर, यू कैन गो बैक टू योर वर्क, ज्वाला ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा और उठ के निकल गई। शुभार्थ भी उसके पीछे आ गया। ज्वाला पर्पसली हॉलवे में रुक गई जिससे बाकी लोग पास होते हुए सुन सकें। ज्वाला ने उसे इंसल्ट फील करवाने के इरादे से कहा, तो मिस्टर मैनेजर, तुम्हारी ड्यूटी में क्या इंक्लूडेड है? कॉफी लाना, फाइल्स उठाना या सिर्फ शैडो बनकर घूमना? शुभार्थ ने एक प्लेन जवाब दिया, आपको किसी भी हार्म से बचाना, बाकी जो कहेंगी कर दूंगा। ज्वाला ने फिर अपनी बाहें सीने के आगे फोल्ड करते हुए कहा, और अगर मैं कहूं कि अभी इसी वक्त स्माइल करो तो? शुभार्थ एक पल उसे देखता रहा, फिर अपने रोबोटिक अंदाज में बोला, माम, वो हार्म प्रिवेंशन की लिस्ट में नहीं आता। ज्वाला की आंखों में इरिटेशन आ गई। ज्वाला गुस्से से बोली, तुम देखना, एक दिन तुम्हारा ये पत्थर जैसा मुंह मैं तोड़ दूंगी। ज्वाला उसे अब गुस्सा दिलाना चाहती थी पर कोई फायदा नहीं हुआ। शुभार्थ बस हल्का सा सिर झुकाकर आगे बढ़ गया जैसे उसने ये सुना ही न हो। ज्वाला गुस्से से पागल होती अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। डन, कमेंट किया करो यार, लिखने के लिए पेट्रोल एएप के कमेंट्स ही होते हैं। हवेली की ऊंची बड़ी खिड़कियों से छनकर सुनहरी रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन इस रोशनी में भी एक ठंडी उदासी घुली हुई थी। आरजू ने धीरे से आंखें खोली। एक पल को लगा शायद वो किसी बुरे सपने में थी और अब बस जागते ही सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सामने वही भारी भरकम एक्सपेंसिव और लग्जूरियस आइटम्स, ऊंची छत और दीवार पर लटकी पुरानी गंभीर पेंटिंग्स देखकर सच ने फिर से आरजू के सीने में चुभन पैदा कर दी। वो अब अक्ष सिंह राजावत के घर में थी, बस जैसे कैद हो। वो उठ गई। उसने देखा तो वो रात को वहीं जमीन पर लेटे ही सो गई थी। अक्ष का गुस्से भरा चेहरा याद का वो फिर कांप गई। उसने हड़बड़ाकर उठकर पानी से चेहरा धोया, लेकिन पानी की ठंडक भी उसके अंदर का डर नहीं मिटा पाई। उसने अपने बालों को जल्दी से पीछे कर बांधा और किचन में खाना तैयार करने लगी। वो जानती थी अक्ष कभी भी नीचे आ जाएगा और खाना तैयार ना होने पर उसी पर चिल्लाएगा। उससे ब्रेकफास्ट लेट ना हो जाए, ये सोच आरजू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मन में सोचा, आज बस कोई गलती नहीं करनी है, किसी बात से उन्हें नाराज नहीं करना है। कुछ देर बाद एक लंबा चौड़ा टेबल, बीच में चमकती सफेद क्रॉकरी, ताजा नाश्ते की खुशबू, लेकिन इस सब के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर चीज किसी की नजर से डर रही हो। अक्ष डाइनिंग टेबल की मेन चेयर पर बैठा था, एक हाथ से अखबार के पन्ने पलटते हुए दूसरी कोहनी टेबल पर टिकाए। उसके एक्सप्रेशंस बेहद सीरियस थे, पर एक बात टाल नहीं सकते थे कि देखने वो इस वक्त लग बड़ा हैंडसम रहा था। किसी मूवी स्टार की तरह किलर पर्सनालिटी थी, सौभाग्य के लौंडे की। उसकी निगाह जैसे ही आरजू पर पड़ी, पन्नों की सरसराहट थम गई। उसने अखबार नीचे रखा, नजरें उसकी ओर गड़ गईं। उसकी आंखें कोल्डली आरजू को घूर रही थीं। ये क्या पहन रखा है? तुम बिना नहाए उन्हीं कपड़ों में मेरी किचन में घुस गई। बीमारी फैलाने का इरादा है अब तुम्हारा? अक्ष की आवाज में एक तंज था। आरजू ने हल्के से कहा, जी, ये ही है मेरे पास। तो दूसरे लाओ। एक तो पहले तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद, ऊपर से और गुस्सा मत दिलाया करो, सारा दिन खराब हो गया मेरा। अक्ष ने इरिटेशन से बोला। आरजू ने नजरें नीचे कर लीं, हाथ आपस में भींच लिए। माफ कीजिए, माफी से भूख नहीं मिटती। अक्ष की आवाज बर्फ सी ठंडी, तलवार सी तीखी थी। चलो मेरे लिए नाश्ता लाओ।
और इस बार देखता हूँ तुम्हारे हाथ में कितना ही हुनर है। आरजू ने चुपचाप किचन का रुख किया। हर कदम जैसे भारी हो गया था। अक्ष की पिछली रात की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसकी आंखों में वो गुस्सा, उसकी आवाज का कठोरपन। उसने जल्दी जल्दी पराठे प्लेट में लगाए, आलू की सब्जी कटोरी में परोसी और साथ में चाय भी दी। उसके हाथ वो प्लेट लिए कांप रहे थे। आज तो पराठा पलटते वक्त वो हल्का सा जल भी गई, पर आवाज दबा ली थी। और इस वक्त हाथ के दर्द से ज्यादा दिल में डर था। उसके मन में बस एक ये ही डर था कि कहीं ये भी अक्ष को पसंद न आए तो। आरजू ने बाहर निकल थाली टेबल पर रखी। अक्ष ने बिना उसे देखे पहला टुकड़ा तोड़ा और मुंह में रखा। पहला निवाला लेते ही उसकी आईब्राउज हल्की सी सिकुड़ गईं। ये पराठा क्या है? आधा कच्चा, आधा जला। नहीं मालिक, ये तो। चुप रहो, सफाई मत दो। आई हेट दिस थिंग, अक्ष ने आंखें दिखाते हुए बोला। उसने चाय की चुस्की ली, फिर होंठों पर एक नकली सी नापसंदगी की लकीर खिंच गई। चाय का रंग देखो, शक्कर ठीक से नहीं डाला और दूध का झगड़ा हो रहा है इसमें जैसे पानी से। आरजू के होंठ थरथराए। मैं अगली बार उसने आंखें उठाकर घूरा। तुम्हें लगता है मैं यहां तुम्हें सिखाने बैठा हूं? मेरे घर में आकर गलती करोगी तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। अचानक अक्ष ने पराठे की प्लेट उठाई और जोर से जमीन पर गिरा दी। प्लेट की खनक पूरे हॉल में गूंज गई। पराठा टुकड़ों में बिखर कर ठंडी फर्श पर गिरा। इसे खाओ, यहीं से। उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी। आरजू ने डरते डरते कहा, मैंने जो कहा वही करो लड़की, वरना सजा और बुरी हो सकती है। उसकी आंखों की ठंडक में एक ऐसी ताकत थी जिसने आरजू की रीढ़ तक सिहरन भेज दी। वो झुकी, हाथ आगे बढ़ाया और तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए। हर निवाले के साथ उसकी पलकों पर एक एक बूंद भारी होकर लटकती रही। पहला निवाला, नमक का स्वाद नहीं, बस आंसुओं का खारा स्वाद महसूस हुआ। दूसरा निवाला, दिल में एक सवाल उमड़ा, मैंने क्या किया था जो ये सब सहना पड़ रहा है? तीसरा निवाला, और फिर वो खाती गई, जैसे हर निवाला उसके आत्मसम्मान पर चोट कर रहा हो। उसके गाल भीग चुके थे, पर उसने आंसू पोंछने की कोशिश भी नहीं की। वो डर रही थी, कहीं ये भी उसे गुस्सा न दिला दे। अक्ष ने एक आखिरी नजर डाली, फिर अखबार उठा लिया। अच्छा हुआ, अब तुम्हें अपनी औकात याद रहेगी। आरजू चुप रही, बस उसके अंदर की आवाज चीख रही थी, औकात? मैं तो बस जीना चाहती हूँ, डर के बिना, अपमान के बिना। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। डाइनिंग हॉल से निकलते वक्त उसके कदम ऐसे थे जैसे हर एक इंच पर बोझ लदा हो। पीठ सीधी रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल की टूटन उसे झुका रही थी। कमरे का दरवाजा बंद होते ही वो पल भर भी खुद को संभाल नहीं पाई। जैसे किसी ने उसकी आत्मा से ताकत खींच ली हो, वो सीधी बिस्तर के किनारे बैठ गई। हाथ में अब भी वो खारा स्वाद था, पराठे का नहीं, अपने आंसुओं का। उसके होंठ खुद ब खुद कांपने लगे और आंखों से 2 बूंदें गिरीं, इतनी गर्म कि गाल पर लकीर छोड़ गईं। वो अपनी हथेलियों में चेहरा छिपाकर बैठ गई, पर सिसकियां कमरे की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थीं। मैंने क्या किया था? क्यों ये सब नहीं हो रहा सहन? जब गुनाह मैंने नहीं किया तो सजा मुझे क्यों? उसके मन में सवाल गूंज रहे थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने ऊपर देखा, सामने आईना था। आईने में एक चेहरा दिखा, लाल आंखें, बिखरे बाल और होंठों पर दर्द की लकीरें। वो चेहरा उसका था, लेकिन ऐसा वो खुद को पहचानना नहीं चाहती थी। उसने आईने की तरफ पीठ मोड़ ली, जैसे अपनी ही हालत देखना गुनाह हो। उसने गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और खुद से धीरे धीरे कहा, नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा आरजू, तुझे मजबूत बनना होगा। ये घर है या कैद, लेकिन तुझे जीना है। लेकिन अंदर की एक आवाज हंस पड़ी, ये एक कड़वी हंसी रही। मजबूत? जब रोज तेरी इज्जत ऐसे तोड़ी जाएगी तो तू कितनी मजबूत रह पाएगी? किचन में काम खत्म कर वो कमरे में आई। वो बिस्तर पर लेट गई, पर नींद नहीं आई। अक्ष की ठंडी आंखें, उसकी सख्त आवाज, प्लेट गिरने की आवाज सब कानों में गूंजते रहे। हर गूंज के साथ दिल और छोटा होता जा रहा था, जैसे ये हवेली की दीवारें भी उसे घेर कर दबा रही हों। उसकी पलकों पर फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने पूछा भी नहीं, बस चुपचाप बिस्तर के किनारे पड़ी रही,
जैसे कोई पंछी पिंजरे में पंख समेटकर बैठा हो, उड़ने की उम्मीद किए बिना। दूसरी ओर ताज पैलेस होटल, दिल्ली, इवनिंग गाला इवेंट। आज बिजनेस वर्ल्ड के टॉप लोग यहाँ इकट्ठा थे। ज्वाला इस इवेंट की स्टार गेस्ट थी और प्रेस को पता था कि वो इंडिया लौटी है, तो कैमरों की फ्लैश लाइट्स बार बार चमक रही थीं। ज्वाला ने एंट्री ली, डीप वाइन रंग की गाउन, हेयर बन, डायमंड ईयरिंग्स, और उसके पीछे शुभार्थ काले सूट में, उतना ही एक्सप्रेशनलेस जितना हमेशा। इवेंट में पब्लिक रिलेशंस टीम गेस्ट से ज्वाला इंट्रोडक्शंस करवा रही थी। ज्वाला सबको अपने शार्प कॉन्फिडेंट लहजे में ग्रीट कर रही थी। शुभार्थ थोड़ा पीछे खड़ा था, भीड़ पर नजर रखते हुए। तभी एक कोने में खड़ा एक अजनबी आदमी सस्पिशियस तरीके से ज्वाला के करीब आने लगा, हाथ में शैंपेन का गिलास, लेकिन नजरें सीधी उसी पर। शुभार्थ ने बिना चेहरा बदले बस एक सटल स्टेप आगे बढ़ाया और ज्वाला और उस आदमी के बीच में आ गया। ज्वाला धीरे पर इरिटेशन से बोली, मूव, यू आर ब्लॉकिंग माई। वो वाक्य पूरा करती उससे पहले उस आदमी ने शैंपेन का गिलास जोर से जमीन पर गिरा दिया और उसी के साथ एक छोटा सा मेटेलिक ऑब्जेक्ट ज्वाला की तरफ फेंकने की कोशिश की। 1 सेकंड में शुभार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया, इतना जोर से कि वो उसके सीने से टकरा गई। वो ऑब्जेक्ट फर्श पर गिरकर स्लाइड हो गया, निकला एक छोटा सा पॉकेट नाइफ। सिक्योरिटी ने उस आदमी को पकड़ लिया। हॉल में हलचल मच गई। कैमरे और फ्लैश अब दोनों पर थे, ज्वाला और शुभार्थ। लेकिन शुभार्थ का चेहरा अब भी वही, काम, ब्लैंक, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ज्वाला धीरे पर गुस्से में, तुमने मुझे ऑलमोस्ट जमीन पर गिरा दिया था। शुभार्थ ने नॉर्मली बोला, इफ आई हैडंट पुल्ड यू, आप हॉस्पिटल बेड होती। शुभार्थ बस उतना बोला और फिर वो सिक्योरिटी के इंस्ट्रक्शंस देने में लग गया। दूसरी तरफ कुछ पीएपी ज्वाला की इंटरव्यू लेने आ गए। इवेंट खत्म होने के बाद कार तक जाते हुए ज्वाला ने हील्स की तेज आवाज के साथ कदम मिलाया। ऐसी सिचुएशन में कम से कम पैनिक या एंगर दिखाते हैं। तुमने कुछ भी नहीं फील किया? शुभार्थ बिना देख बोलो, फीलिंग स्लोज डाउन रिएक्शन टाइम। ज्वाला उसके एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देख बोली, मैं सोच रही थी तुम बस बोर हो, पर तुम तो ऑफिशियली रोबोट हो। शुभार्थ बस कार का दरवाजा खोलकर साइड हो गया। ज्वाला अंदर बैठी, लेकिन उसकी नजरें उस ब्लैंक चेहरे पर अटक गईं। न डर, न गुस्सा, न सेटिस्फैक्शन, कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ जिंदल मेंशन का ड्राइंग रूम आलिशान और सजा धजा था। लंबी डाइनिंग टेबल पर लंच का इंतजाम लग चुका था। मिस्टर जिंदल की आवाज में झिझक थी, देखिए सर्वस्व जी, अगर आप हो सके तो पार्टी की टिकट इस बार। वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि हर कोई जानता था सर्वस्व सिंह राजावत को मनाना किसी तूफान को मोड़ने जैसा है। सर्वस्व कुर्सी पर हल्के से झुककर सुन रहा था, आंखों में वही स्थिर परखने वाली नजरों का वजन। ठीक तभी उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। एक्सक्यूज मी कहकर वो टेबल से उठ गया। कोने में खड़ा होकर वो कॉल रिसीव करता है, लेकिन बात बीच में ही थम जाते हैं। उसकी निगाह अचानक ठहर जाती है। किचन की बड़ी खिड़की के उस पार एक लड़की, हल्की येलो रोशनी उसके चेहरे को सुनहरी आभा दे रही थी। गालों पर आटे का पाउडर, बाल लहराते हुए कंधों पर गिरते, सादा सूट बिना किसी आभूषण के, फिर भी नजरें जैसे खिंच जाएं। सर्वस्व की सांस एक पल को थम सी गई। बिल्कुल धीमी दबे स्वर में खुद से ही कहा, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? उधर लड़की ने जैसे ही महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, उसकी नजर सामने उठी। उनकी आंखें मिलीं और अगले ही पल वो सहम कर खिड़की से पीछे हट गई। सर्वस्व वहीं खड़ा रह गया, हाथ में फोन, पर कॉल कब कट गया उसे खुद नहीं पता था। वो कब तक वैसे खड़ा रहा था। होप यू लाइक दिस एपिसोड। कि उसके बाद अब सब कुछ फीका सा लग रहा था। न राजनीति, न सत्ता की पावर, न जिंदल की टिकट वाली बातें। उसकी मुट्ठी अनजाने में स्टीयरिंग व्हील पर कस गई। तू क्या कर रहा है सर्वस्व? तू तो किसी को नजर उठाकर देखने वाला भी नहीं था, फिर ये सब क्यों? गाड़ी हवेली के गेट में दाखिल हुई तो बाहर खड़े गार्ड्स ने उसे सलामी दी। सर्वस्व ने सिर हिलाया, पर नजरें अब भी खोई हुई थीं।
वो सीधा रूम में आया और बेड के सिरहाने टिककर वो फोन को घूरने लगा। वो काफी बेचैन हो गया था। कभी स्क्रीन को ऑन करता, फिर ऑफ, कभी खिड़की के बाहर अंधेरे में देखता, कभी आंखें बंद कर वही चेहरा याद करता। जैसे ही मोबाइल वाइब्रेट हुआ, उसने बिना 1 सेकंड घमवाए उठा लिया। हेलो। उधर से ठहाका गूंजा। वाह रे वाह नेताजी, इतना उतावला तो आप किसी सीएम की सीट के लिए नहीं हुए। अबे पूरी 1 रिंग तो बजने देता। सर्वस्व ने होंठ भींचते हुए कहा। फालतू बकवास मत कर, जल्दी बक अब सब। क्या पता चला? उसके बॉडीगार्ड कम दोस्त हंसते हुए बोला। ठीक है, सुन, वो लड़की जिंदल के छोटे भाई की बेटी है, पर बेटी जैसी इज्जत नहीं है उसकी वहां। साले ने अपनी ही भतीजी को घर में नौकरानी जैसा ही रखा हुआ है। रिश्तेदारी बस नाम की है। वो तो उस पर हाथ भी उठाते वक्त लिहाज नहीं करता। वो अभी 18 की नहीं हुई इसलिए घर पर है। उसके एक आदमी से पता चला कि जिंदल उसके 18 साल के होते ही उसके हिस्से की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा और उसे। क्या? बोलो। सर्वस्व की डरावनी आवाज फोन के दूसरी तरफ से आई। सर्वस्व का पारा हाई हो गया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसे सुनकर इतना गुस्सा आ रहा था, पता नहीं आर्या पर क्या बीतती होगी। खमीना उसे मार देगा। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर तू सीरियस है उसके लिए तो उस बेचारी को उस नर्क से निकाल ले, इवान ने एक भुजी हुई आवाज में कहा। सर्वस्व का दिल जैसे आग में जल रहा था और उसी आग से वो जिंदल की चिता जलाना चाहता था। नाम क्या है उसका? सर्वस्व ने प्लेन वॉइस में पूछा। आर्या, इवान ने जवाब दिया। अगले ही पल गहरी चुप्पी छा गई। सर्वस्व ने फोन कान से हटाकर पल भर के लिए आंखें मूंद लीं। आर्या, उसका नाम भी उतना ही मासूम जितनी वो थी, सर्वस्व के मन ने कहा। तभी उसे फोन से आवाज आई, सर्वस्व, बाद में बात करता हूँ। सर्वस्व ने वो छोटा सा जवाब देकर कॉल काट दिया था। उसके दिल में हलचल और बेचैनी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसका दिल तो कर रहा था वो आर्या को अभी जिंदल मेंशन से ले आए, लेकिन वो आर्या को डराना नहीं चाहता था। राजावत मेंशन। सारी फैमिली एक साथ बैठ खाना खा रहा था। टेबल पर हमेशा की तरह रुद्रम और साक्षी की मस्ती के साथ हल्की फुल्की बातें चल रही थीं। सारा परिवार आपस में मग्न था, सिवाय ज्वाला के। उसके दिमाग में तो शुभार्थ नामक वायरस घुस गया था कि वो हर पल उसके बारे में सोच रही थी। कभी कभी तो फनी से प्लान तक बना दे रही थी कि वो कैसे शुभार्थ के चेहरे पर एक्सप्रेशंस लाए। बाकी वाले तो सब अपनी दिलरुबा में मग्न थे। चाहे कितने भी साल बीत गए थे, उम्र के किसी भी पड़ाव में थे, लेकिन राजावत मेंशन में अपने हाथों से अपनी दिलरुबा को खिलाने वाला सिस्टम अभी भी वैसा ही था। चांदनी सरवानी को खिला रही थी और सर्वज्ञ चांदनी को। चांदनी का चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ था। आज उसे अपने बेटे की याद आ रही थी। आखिर थी तो वो माँ ही, चाहे बेटा नेताजी ही क्यों ना हो, उसका दिल भी उसके लिए बेचैन था। उसे देखे बिना बैठा जा रहा था। मम्मा, आपको क्या हुआ है? आप सैड लग रहे हो, सरवानी ने अपनी मासूम सी आवाज में कहा। कुछ नहीं गुड़िया, मम्मा बस आज थक गई है, चांदनी ने एक फिकी सी स्माइल के साथ कहा। डैडी मम्मा को स्वीट वाली किसी दो, सरवानी ने मासूमियत से कहा। चांदनी एकदम से लाल हो गई सोच के कि किसी ने सुन लिया होगा। अगले ही पल उसे गाल पर सर्वज्ञ के होंठ महसूस हुए। चांदनी के चेहरे पर एक शर्मीली सी स्माइल आ गई थी। वो 49 की हो गई थी, लेकिन आज भी सर्वज्ञ के प्यार की चमक और ग्लो में वो लगती 29 की ही थी। तुम बोलो तो ले आऊं उस नेता को कान से पकड़ के, सर्वज्ञ ने प्यार से चांदनी के चेहरे को छूते हुए बोला। मेरे डैडी को सब पता चल जाता है मम्मा। देखो, उनको पता चल गया आप क्यों सैड हो। भाई की याद आ ली आपको, सिंड्रेला को भी आ रही, सरवानी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। अगले ही पल उसके कान में आवाज आई, मेरी सिंड्रेला याद करेगी तो मुझे आना ही होगा ना। उसे देखते ही रुद्रम बोल उठा, अरे वाह, नेताजी को आज हमारे जैसे गरीबों की भी याद आ गई। भाई, अब तो घर की दीवारें भी पूछने लगी थीं कि सर्वस्व सिंह राजावत किस देश दौरे पर गए हैं। और चामुंडा देवी के खतरनाक दिमाग में रोज पता नहीं क्या क्या चलता रहता था, जिस वजह से इनको दिल का दौरा आने वाला हो गया था। दिल के दौरे से मरे मेरे दुश्मन, दादी ने छटते हुए बोला। और अगर तुझे ऐसी ही सड़ी हुई शक्ल बनाकर रखनी है तो थोड़ी देर परे हट जा।
मेरा दिमाग ना खराब कर, रोटी का स्वाद मर जाएगा। उन सड़ी हुई रोटी जैसे नेताओं के बीच रह रहकर तेरा भी मुंह ऐसा हो गया है और परिवार से दूर भागने लगा है। कभी परिवार की हंसी खुशी में भी शामिल हुआ कर। क्या रखा है तेरी उसे पार्टी में? कभी घर पर भी ध्यान दिया कर। दादी ने सर्वस्व पर भड़कते हुए कहा। आपके ज्ञान के लिए धन्यवाद माथे, सर्वस्व ने हाथ जोड़े को कहा। तभी सर्वानी उसके सीने से लग गई जो उसे देख भागती हुई आई थी। भाई आप इतनी देर से क्यों आते हो? आपके बिना चामुंडा देवी से छुपा कल मेरे को कोई आइसक्रीम नहीं खिलाता, सर्वानी ने कहा। कोई नहीं, अब भाई है ना, हम दोनों छत पे छुप के खा लेंगे। ये चामुंडा देवी अपने एक्सपायर्ड घुटनों के साथ वहां नहीं आ पाएगी, सर्वस्व ने सर्वानी के माथे को छूमते हुए कहा। पार्टी मेरी माँ जैसी है बोल के तूने तो सच में उसी को माँ बना लिया है, तभी इस माँ की कोई कदर नहीं, चांदनी ने मुंह बनाते हुए कहा। सर्वस्व फिर सर्वानी के साथ डाइनिंग टेबल की ओर चला गया। सर्वानी फिर से चेयर पर बैठ गई और सर्वस्व ने अपनी बाहें चांदनी पर लपेट ली और अपनी रूठी माँ को मनाने लगा। अरे माँ तो मेरी इंडिया भी है, पार्टी भी है, लेकिन सर्वस्व सिंह राजावत के हैंडसम डैड की गॉर्जियस क्यूट बिल्लू आप ही हो। सर्वस्व ने सर्वज्ञ के कंधे पर हाथ रख प्यार से अपनी माँ की गाल को छूमते हुए कहा। चांदनी तो अपना निक नेम सुन शर्मा गई। चल बस कर, अब बैठ रोटी खा ले, चांदनी ने अपने लाल चेहरे से कहा। रुद्र ने भी नौटंकी करते हुए कहा। जी जी बैठिए नेताजी, बड़ी कृपा हुई आपकी, बताइए क्या सेवा करें? हम गरीब मंत्री जी को क्या खिलाए? हॉल हंसी से गूंज उठा। सर्वस्व हल्की मुस्कान देता रहा। आमतौर पर वो अपने परिवार के साथ बहुत बोलता था, लेकिन आज वो ज्यादातर चुप था। सब उसे छेड़ रहे थे, प्यार से बातें कर रहे थे, पर उसकी नजरें बस सामने रखी थाली में टिक गई थीं। उसके ख्याल में फिर आर्या आ गई थी। उसे खाना मिला होगा या नहीं, वो परेशान हो गया था। थोड़ी देर बाद जब हंसी ठिठोली का शोर थोड़ा कम हुआ, उसने अचानक गंभीर स्वर में कहा, मुझे शादी करनी है। चम्मच की आवाजें थम गईं। हॉल में सन्नाटा पसर गया। सब आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। किसी ने विश्वास ही नहीं किया कि ये शब्द सर्वस्व सिंह राजावत के मुंह से निकले हैं। वो लड़का जो अब तक कहता था कि मेरा काम ही मेरी पत्नी है, जो कहता था कि राजनीति ही मेरा घर है। रुद्रम फिर बोल पड़ा। भाई नींबू लांग आए हो या शाम को किसी पीपल की चुड़ैल के हाथ छड़ गए हो? अचानक से ये ख्याल कैसे आ गया? या फिर किसी ने हमारे नेताजी का दिल चुरा लिया है? साक्षी ने भी उसे छेड़ा। नाम बताओ भाई, नाम, हम तो शादी की शॉपिंग शुरू भी कर देंगे। चांदनी ने गहरी सांस भरते हुए कहा। सर्वस्व, तू सच कह रहा है ना? सर्वस्व ने पहली बार सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था और होंठों पर वही मुस्कान जो आर्या को पहली नजर देख आई थी। हाँ माँ, मुझे शादी करनी है। किसी को नहीं पता था कि उसे अचानक क्या हुआ है। इस पल उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा था, आर्या का मासूम चेहरा। दादी एकदम से उठ गई और नाचने लगी। मेरी अम्बे माँ ने मेरी सुन ली, ये कंजर खुद मान गया। हे अम्बे माँ, मैं उसका मुंडन करवाऊंगी माँ तेरे दरबार, दादी ने नाचते हुए कहा। सेहरा अभी सजा नहीं और ये चामुंडा देवी मेरे सर पर चांद चमकाने की पहले सोच रही है। हे अम्बे माँ, इन्हें ब्लॉक कर दो प्लीज, सर्वस्व ने दादी को देख बोला। ओ ओल्ड 90s, खुद को 19 की समझना बंद करो और चुपचाप बैठ जाओ, वरना कमर टूट जानी और अब जुड़ेगी भी नहीं, रुद्रम ने दादी को देख कहा। फिर से फैमिली में हंसी ठिठोली चलती रही। दूसरी ओर आरजू का पूरा दिन जैसे खामोशी की गिरफ्त में बीता। आरजू ज्यादातर कमरे में ही बंद रही, बस कभी कभी काम करने को ही निकल रही थी। शाम की धुंधली रोशनी कब काली रात में बदल गई उसे पता भी न चला। हवेली की ऊंची दीवारों पर झूमरों की रोशनी थी, लेकिन उस चमक में भी अजीब सी तन्हाई थी। आरजू ने सोचा शायद वो अपने कमरे में सुरक्षित थी, अब कोई उसे डांटेगा नहीं, लेकिन किस्मत को उसकी राहत से जैसे जलन थी। दरवाजे पर दस्तक, ठक ठक। आरजू चौंक गई और डर भी गई। घबराहट के मारे उसका दिल जोर से धड़क उठा। दरवाजा धीरे से खुला और सामने वही शख्स था जो उसकी जिंदगी का बुरा सपना बन बैठा था।
अक्ष सिंह राजावत। काले शर्ट की बाहें मोड़ी हुई, चेहरे पर वही रूडनेस और एरोजेंसी। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, जैसे शिकारी की जिसने शिकार को ढूंढ लिया हो। क्या यही तुम्हारा शौक है? उसने कमरे में कदम रखते हुए कहा। आरजू घबराई। क्या मतलब? दिन भर कमरे में छुपकर बैठना। आरजू ने सर झुका धीरे से कहा, मैंने सोचा काम नहीं था तो काम नहीं था। अक्ष ने हल्की हंसी उछाली, कोल्ड और तानेदार। तुम्हारे लिए तो यहाँ जी कर दिखाना ही असली काम है आरजू, पर लगता है वो भी तुमसे ठीक से नहीं होता। उसके हर शब्द ने आरजू के दिल पर चाबुक सा मारा। आरजू की उंगलियां आपस में कस कर जुड़ गईं। अक्ष उसके करीब आया, इतना कि उसकी सांसों की गर्मी आरजू के चेहरे तक पहुंच गई। सुबह की गलती भूल गई? या सोच रही हो कि एक बार बेचारी बन गई तो मैं मान गया? आरजू ने सिर झुका लिया। मैंने सच में कुछ नहीं की, अक्ष ने गुस्से से कहा। फिर झूठ? वो पलटकर कमरे की खिड़की पर गया, पर्दे को खींचकर बाहर अंधेरे में देखा। तुम जानती हो इस हवेली में रहने के मायने क्या हैं? आरजू ने धीमे स्वर में कहा। कैद। अक्ष उसकी ओर पलटा। उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी थी कि आरजू ने इतना बोलने की हिम्मत की, लेकिन अगले ही पल उसके होंठों पर डेविलिश स्माइल आ गई। कैद? इतना आसान नहीं, ये हवेली शेर का जंगल है और तुम सिर्फ शिकार। आरजू की पलकों पर फिर आंसू जमा हो गए थे। उसने मन में सोचा, मैं क्यों बार बार रो पड़ती हूँ? मेरे आंसुओं से इन्हें कोई फर्क नहीं होगा। अक्ष ने उसकी आंखों की नमी देख ली। ये आंसू, इन्हें किसी और के लिए बचा कर रखो, यहाँ इनकी कोई कीमत नहीं। उसका स्वर इतना ठंडा था कि जैसे कमरे की हवा भी जम गई हो, और आरजू का दिल भी। उसे बहुत बुरा लगे थे वो शब्द, लेकिन किसी वजह से उसे ज्यादा शौक भी नहीं था। शायद इसी बात की ही तो उम्मीद थी उसे। अक्ष फिर पास आया, इतना करीब कि आरजू ने खुद को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन दीवार से टकरा गई। वो झुकी नजरों से बस जमीन देखती रही। डरो मत, अक्ष ने धीरे से कहा, पर उसकी आवाज में डर और बढ़ाने वाली ताकत थी। मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। अक्ष सिंह राजावत का स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ नहीं है। यहाँ हर पल तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि तुम्हारी गलती क्या है। आरजू की सांसें तेज हो गईं। उसने होंठ कस लिए। उसे चिल्लाकर रोने का मन कर रहा था। अक्ष झुककर उसके कान के पास लगभग फुसफुसाया, याद रखना, इस घर में तुम्हें सांस लेने की इजाजत भी मेरी मर्जी से है। उसके बाद वो अचानक सीधा हुआ और ठंडी नजरों से देखता हुआ बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ और कमरे में फिर से खामोशी छा गई। आरजू वहीं दीवार से टिक गई। उसके गालों पर गर्म आंसू बह निकले। छाती इतनी तेजी से उठ रही थी कि जैसे दिल फट जाएगा। वो धीरे धीरे नीचे बैठ गई, घुटनों को पकड़कर चेहरा उनमें छुपा लिया। मैं यहाँ क्यों हूँ? किस गलती की सजा भुगत रही हूँ? रात की खामोशी में उसकी रुलाई दबती रही। बाहर हवेली की बत्तियां जगमगाती रहीं, लेकिन कमरे के कोने में वो लड़की अंधेरे से भी ज्यादा टूटी हुई थी। दूसरी ओर ज्वाला के कमरे में गहरी खामोशी थी। टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी में ज्वाला किताबों पर झुकी हुई बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें शब्दों को पढ़ने की जगह कहीं और अटकी थीं। उसके मन में बार बार वही लम्हा घूम रहा था जब शुभार्थ ने अचानक हाथ पकड़कर उसे खींच लिया था और वो उसकी छाती से टकरा गई थी। उस पल की धड़कन अब भी कानों में गूंज रही थी। उसने सिर पीछे टिकाया और हल्की सी कड़वाहट भरी हंसी निकाली। अजीब आदमी है ये। पहली बार कोई गैर लड़का मुझे इतनी करीब से देख पाया, पर उसके चेहरे पर कोई असर ही नहीं। मेरी झलक देखने के लिए लड़के तरसते हैं, मेरे एक मुस्कुराने पर तो लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन ये तो जैसे बर्फ का टुकड़ा हो। उसकी उंगलियां अनजाने में पेन की नोक से टेबल पर ठक ठक करती रहीं। या फिर, उसने मन में सोचा और आंखें सिकोड़ बोली, या फिर ये जानबूझकर कर रहा है, मुझे इग्नोर करके मेरा ध्यान खींचना चाहता है। शायद चाहता हो कि मैं उसके बारे में सोचूं, उसे नोटिस करूं। वो उठकर खिड़की तक गई। बाहर रात गहरी हो चली थी। चांदनी कमरे में हल्का उजाला फैला रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उस वक्त सच में कोई भाव नहीं था। ना हैरानी, ना उत्साह, ना ही कोई ख्वाहिश, जैसे मैं वहां थी ही नहीं। ज्वाला का माथा हल्का सिकुड़ गया। ये इंसान आखिर है क्या?
दिल नहीं है क्या, या फिर दिल में बहुत कुछ छिपा कर रखता है। उसने आईने में खुद को देखा, चेहरे की वही चमक, आंखों की वही आग, जिसकी वजह से हर कोई उसकी ओर खिंचा चला आता था। लेकिन इस शख्स को, उसने धीरे से बुदबुदाया, इस शख्स को फर्क ही नहीं पड़ा। यही तो मुझे खा रहा है। उसकी सांस भारी हो चली थी। कहीं मैं ही उस पर ध्यान देने लगी हूं। अगली सुबह ज्वाला नीले रंग की पेंसिल, नी लेंथ स्कर्ट और क्रिस्प सफेद शर्ट में हील्स की आवाज के साथ ऑफिस में दाखिल हुई। उसके आते ही माहौल बदल गया। हर कोई उठकर गुड मॉर्निंग मैम बोलता, लेकिन उसकी आंखें सीधे अपने केबिन की तरफ थीं, किसी को नजरअंदाज करते हुए। उसकी लाल आंखें देख लोग बता सकते थे या वो सोई नहीं थी या बेहद गुस्से में थी। उसका मूड खराब था, ये तो साफ जाहिर हो रहा था। कैलेंडर लाओ और मीटिंग का स्केड्यूल रेडी क्यों नहीं है? उसकी तेज आवाज ने रिसेप्शन पर खड़ी असिस्टेंट को हिला दिया। शुभार्थ, जो उसके पीछे पीछे सिक्योरिटी एस्कॉर्ट की तरह चल रहा था, बिना कुछ बोले उसके केबिन में दाखिल हो गया। उसके चेहरे पर वही काल्म एक्सप्रेशन, जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। ज्वाला ने बैठते ही फाइलें उठाईं और तीखे लहजे में बोली, मिस्टर शुभार्थ, आप मेरे मैनेजर भी हैं और बॉडीगार्ड भी, मतलब मेरे सारे काम स्मूथ चलें, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन आपकी चुप्पी मुझे इरिटेट करती है। शुभार्थ ने उसकी तरफ देखा और फिर से विदाउट एक्सप्रेशंस बोला, काम स्मूथ चल रहा है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम? ज्वाला ने कुर्सी से आगे झुककर उसकी आंखों में देखा। मुझे लगता है आप मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेते। हर बार वही 2 लाइन, वो भी ऐसे रोबोटिक फेस के साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? शुभार्थ ने फाइल खोलकर उसकी तरफ सरकाई। आज की मीटिंग्स, इंटरव्यूज और इवनिंग की फैशन शो रिहर्सल सब रेडी है। ज्वाला ने फाइल झटके से बंद की। आंसर करना नहीं आता? हर सवाल टाल देते हो। वही शुभार्थ कंफ्यूज था। क्या ज्वाला शेड्यूल के लिए गुस्सा नहीं थी? उसने तो वही जवाब दिया था। अब बस ज्वाला की इरिटेशन बढ़ चुकी थी। उसने गहरी सांस लेकर अपनी कुर्सी पर टेक लगाई और खतरनाक आवाज में बोली, मिस्टर शुभार्थ, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो सामने वाले के सवालों से भागते हैं। ये साइलेंस, ये एटीट्यूड मुझे प्रोवोक करता है। आई जस्ट हेट दिस। शुभार्थ शांत खड़ा रहा। उसकी आंखें कह रही थीं कि वो सब समझ रहा है, लेकिन शब्द हमेशा की तरह गायब। मीटिंग रूम। थोड़ी देर बाद ज्वाला की एक मीटिंग शुरू हो गई थी। 4-5 इन्वेस्टर्स बैठे थे। सब टेंशन में थे क्योंकि ज्वाला अपने गुस्से के लिए बदनाम थी। ज्वाला ने फाइल खोली और इन्वेस्टर्स की तरफ देखा। अगर आप लोग सोचते हैं कि मुझे इस बकवास काम से कन्विंस करना इजी है, तो भूल जाइए। मेरा टाइम बहुत कीमती है। डू नॉट शो मी योर फेस अगेन, अगर ऐसा वाहियात काम दिखाना हो तो। एक इन्वेस्टर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, माम, हम बस प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहते थे। डेडलाइन तो अभी। डेडलाइन? ज्वाला ने हंसकर कोल्ड टोन में कहा, मेरी कंपनी की डिक्शनरी में डेडलाइन का मतलब होता है मेरे रूल्स के हिसाब से काम पूरा होना। गॉट इट? और मुझे इसी वीक सब रेडी चाहिए। नाउ गो बैक टू योर वर्क। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें नीचे झुक गईं। साथ ही सब टेंशन में थे कि 1 महीने का काम 1 वीक के अंदर करना कैसे पॉसिबल होगा। सब चले गए, तभी ज्वाला का ध्यान शुभार्थ पर गया जो उसे देख रहा था। आपको कोई ऑब्जेक्शन है मिस्टर मैनेजर? ज्वाला ने कोल्डली पूछा। शुभार्थ ने सीधी निगाहों से उसकी तरफ देखा और कामली बोला, नहीं मैम। बस फिर 2 शब्द, और ये 2 शब्द ज्वाला को अंदर से खा गए। आखिर ये बोलता क्यों नहीं? ये इंसान है या दीवार? उसने मन में सोचा। इवनिंग रिहर्सल। शाम को फैशन शो की रिहर्सल चल रही थी। मॉडल्स रैंप पर वॉक कर रही थीं। ज्वाला बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस दे रही थीं। वॉक में एटीट्यूड चाहिए, ये कोई पार्क नहीं है जहां घूमने आए हों। उसकी गुस्से भरी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। शुभार्थ थोड़ा पीछे खड़ा सब ऑब्जर्व कर रहा था। अचानक एक मॉडल हील्स से फिसली और गिरने वाली थी, लेकिन शुभार्थ ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। ज्वाला ने देखा, उसकी भौहें सिकुड़ी। वाओ, बॉडीगार्ड मोड ऑन, बट यू आर माइन। ज्वाला ने गुस्से से बोला,
साफ जाहिर था शी वॉज जेलस। कुछ पल खामोशी के बाद उसने अपने शब्द सही करते हुए शुभार्थ से कहा, यू आर माई बॉडी गार्ड। यहाँ हर किसी का ठेका लेने की जरूरत नहीं है, एंड यू जस्ट लीव। काम नहीं आता तो यहाँ फालतू में मेरा टाइम वेस्ट करने नहीं आना। शुभार्थ ने धीरे से कहा, मैनेजर हो या बॉडीगार्ड, मेरा काम है आपको और आपके काम को सेफ रखना। शी इज योर मॉडल, उसे हार्म होता तो आपका काम इफेक्ट होता। ज्वाला एक सार्कास्टिक स्माइल ले उसके पास आई, उसकी आंखों में सीधी झांकते हुए बोली, सेफ? आप जानते भी हो कि मेरी जिंदगी में असली खतरा क्या है। शुभार्थ चुप, फिर वही सन्नाटा। ज्वाला का इरिटेशन अब पीक पर था। इनफ, अब अगर एक भी बार मैंने तुमसे सवाल पूछा और तुमने जवाब नहीं दिया तो मिस्टर मैनेजर आप जॉब से बाहर हैं। शुभार्थ ने सर झुका लिया और बिना कुछ कहे उसके सामने खड़ा रहा। ज्वाला ने अंदर ही अंदर खुद से कहा, ये इंसान मुझे पागल कर देगा। इतना काम, इतना चुप और इतना इरिटेटिंग। आखिर है क्या इसके अंदर? भूत या कोई ज़ॉम्बी है ये? कुछ देर बाद ज्वाला अकेले अपने केबिन में बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और खुद से बुदबुदाई, सब मेरे सामने झुक जाते हैं, पर ये आदमी, ये क्यों नहीं? दरवाजे के शीशे से शुभार्थ की परछाई दिखाई दी। वो बाहर खड़ा था, जैसे उसकी हर पल निगरानी कर रहा हो। वो अंदर आया और अपनी रोबोटिक वे में ही बोला, आपको कुछ चाहिए? ज्वाला ने पलटकर देखा। उनकी आंखें मिली, पर वो उससे इतना गुस्सा थी मुंह फेर लिया और कुछ बोली नहीं। अगले ही पल शुभार्थ ने नजरें झुका ली और चला गया और ज्वाला की मुट्ठी कस गई। वन डे मिस्टर मैनेजर, मैं तुम्हें बोलने पर मजबूर कर दूंगी। राजावत मेंशन में दादी पूजा खत्म करके सीढ़ियों से नीचे उतरी। माथे पर हल्का तिलक, हाथ में शगुन की थाली। आज जिंदल साहब के घर जाना है, जल्दी निकलो अब। उन्होंने सबको ऐलान किया, अब सर्वस्व का घर बसाने की जिम्मेदारी मेरी है। रिश्ता पक्का करना ही होगा। परिवार में हलचल मच गई थी। सब खुशी से तैयारियों में लगे थे। रुद्रम ने मुस्कुराकर छेड़ा, नेताजी का रिश्ता होगा, ये तो आज का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन दादी के सामने किसी की आवाज ज्यादा देर नहीं टिकती। सर्वस्व चुपचाप खड़ा सुन रहा था, चेहरे पर वही स्थिर भाव जैसे उसे पहले से सब मालूम था। उसके मन के किसी कोने में हल्की मुस्कान थी। अब असली खेल शुरू होता है, तुम्हें अपने तरीके से अपना बनाएगा सर्वस्व सिंह राजावत। दोपहर का वक्त, जिंदल मेंशन। ड्राइंग रूम की सजावट राजसी थी। सोफों पर रेशमी कुशन, दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स। मिस्टर जिंदल और उनका परिवार दादी के स्वागत में लगे पड़े था। हमारे लिए तो ये गर्व की बात है, आपको मेरी बेटी पसंद है, मिस्टर जिंदल बोले। अगर सर्वस्व जी हमारे घर के दामाद बने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा होगा। दादी ने बिना देर किए शगुन की थाली उनकी ओर बढ़ाई। हम चाहते हैं कि ये रिश्ता आज से पक्का हो जाए। सर्वस्व के लिए आपकी बेटी। कमरे में हल्की खुसुर पुसुर, हंसी और शर्म का माहौल बनने लगा। जिंदल की बेटी सिर झुकाकर बैठी थी। उसके चेहरे पर शर्माहट साफ दिख रही थी। महिलाएं मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे को देख रही थीं। लेकिन सर्वस्व के दिमाग में क्या था, ये तो वही जानता था। उसकी आंखें इस भीड़ में सिर्फ एक चेहरे पर टिक गई थीं, उसकी आर्या के भोले भाले से मासूम चेहरे पर। वो किचन से बाहर आती हुई हाथ में गिलासों की ट्रे लिए चल रही थी। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसकी सादगी किसी भी गहने से ज्यादा चमकदार लग रही थी। गालों पर हल्की थकान, आंखों में डर की परछाई, लेकिन फिर भी वो खूबसूरती जिसे देख सर्वस्व फिर थम गया। जैसे ही उनकी आंखें मिलीं, आर्या ने घबराकर नजरें झुका लीं। सर्वस्व के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। तुम चाहो या न चाहो आर्या, ये खेल मैंने खेलना शुरू कर दिया है। मैं पॉलिटिशियन हूँ और ये पॉलिटिक्स दिल की है। ऐसा जाल बुनूंगा कि तुम चाहकर भी ना नहीं कह पाओगी। मेरी दुल्हन बनकर ही रहोगी, मेरी बाहों में। थोड़ी देर बाद कमरा बातचीत और औपचारिक हंसी से गूंज रहा था। सर्वस्व अचानक उठा और बोला, वॉशरूम। जिंदल की बेटी की ओर न देखकर उसने नौकर से इशारा किया, लेकिन उसके कदम किसी और तरफ मुड़े। सीढ़ियों के पास संकरी गली से होकर वो सीधे किचन की तरफ बढ़ा। आर्या वहां बर्तन समेट रही थी।
जैसे ही उसने पीछे मुड़कर सर्वस्व को खड़ा देखा, उसके हाथ से एक गिलास फिसलते फिसलते बचा। सर्वस्व ने धीमे स्वर में कहा, डर क्यों रही हो? मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वो एक कदम पीछे हट गई, आंखें झुका लीं। सर्वस्व ने और पास जाकर धीमे से कहा, तुम्हारी आंखों में डर क्यों है? मैंने तो बस तुम्हें देखा ही है अभी। आर्या ने होंठ कस लिए, आंखों से आंसू फूट पड़े, पर वो एक शब्द भी न बोल सकी। हिम्मत समेटी और अचानक भागकर बाहर निकल गई। सर्वस्व वहीं खड़ा रह गया। उसकी उंगलियां अब भी हवा में थमी हुई थीं, जैसे किसी को रोकना चाह रही हो। चेहरे पर पहली बार हल्की हैरानी उभरी। ये कैसी लड़की है? मैंने जिनसे भी बात की, सबने जवाब दिया है आज तक। हर लड़की मरती है मेरे साथ 2 पल बात करने को, लेकिन ये जिससे मैं बात करने को तड़प रहा हूँ, बिना कुछ कहे आंसुओं के साथ भाग गई। उसकी आंखें गहरी हो गईं। दिल में पहली बार हल्का सा दर्द और अजीब सी जिज्ञासा उठी। ड्राइंग रूम वापसी। सर्वस्व वापस लौट आया। जिंदल की बेटी अब भी शर्माए बैठी थी और सब शादी की बातें कर रहे थे, लेकिन सर्वस्व की आंखों के सामने अब सिर्फ एक ही तस्वीर थी, भागती हुई आर्या। आंखों में आंसू, होंठ बंद और चेहरे पर वो अनकहा डर। दूसरी ओर अक्ष आज ऑफिस नहीं गया था। वो हवेली के स्टडी रूम में बैठा था, जहां दीवारों पर मोटी किताबें सजी थीं और भारी लकड़ी की मेज पर लैपटॉप, फाइलें और आधे अधूरे पड़े कागज बिखरे थे। स्टडी रूम की खामोशी को सिर्फ उसकी आवाज तोड़ रही थी। फोन पर किसी से तेज, गुस्से भरी बातचीत। आरजू धीरे धीरे दरवाजे पर पहुंची। उसके हाथों में हल्की कंपन थी। इस वक्त वो लंच का मेन्यू लिखकर लाने आई थी। दिल में डर था। वो घबराते हुए बोली, आज कुछ गलती ना हो जाए। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से अक्ष की आवाज गूंज रही थी, मैंने कहा था डील में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अगर अगली बार गलती हुई तो मैं खुद आकर तुम्हारा हिसाब करूंगा। उसके स्वर में ऐसी आग थी कि आरजू का कदम वहीं रुक गया, लेकिन हिम्मत करके उसने धीरे से कहा, मालिक, लंच का। अक्ष ने उसकी तरफ देखा, चेहरा पहले से भी ज्यादा गुस्से में। क्या है? आवाज क्यों कांप रही है? मैं लंच का मेन्यू पूछने। लंच? उसने ताना मारा। मेरी जिंदगी में जहर घोल रहा है तुम्हारा ये मनहूस चेहरा, और तुम्हें खाने की पड़ी है। आरजू की आंखों से आंसू गिर गए। अक्ष का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने पास रखे गिलास को उठाया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। ढंग से कुछ नहीं होता तुमसे, ना टाइमिंग है कोई, कुछ नहीं आता तुम्हें। यू आर जस्ट अ फूल। कुछ नहीं आता तुम्हें, ना काम, ना खाना, ना बातें। जस्ट गेट आउट। अक्ष ने गुस्से से कहा। गिलास चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया। कांच के टुकड़े चारों तरफ फैल गए। आरजू सहमी हुई पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसका पैर एक नुकीले टुकड़े पर पड़ गया। आह! उसके होंठों से हल्की चीख निकली। उसके तलवे से खून रिसने लगा। वो तुरंत संभल कर दरवाजे की ओर घबराती बी हुई निकल गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी देर बाद अक्ष अभी भी गुस्से में कुर्सी पर बैठा था, लेकिन जैसे ही दिल की खामोशी लौटी, उसकी नजर फर्श पर पड़ी। लाल बूंदें कांच के बीच बिखरी हुई। वो खून था। उसका चेहरा पल भर को सख्त पड़ गया। ये उसका खून है? उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्से की जगह कुछ और था, एक हल्का सा झटका, एक गिल्ट। वो वहीं खड़ा रह गया, आंखें उसी खून पर टिकी रहीं, पर उसके होंठों से कोई शब्द नहीं निकला। वो समझ नहीं पा रहा था उसे अफसोस है या बस गुस्से की ही एक और परत। लंच का टाइम हो आया। टेबल पर वही सफेद क्रॉकरी, वही चुप्पी, लेकिन आज कुछ अलग था। आरजू डरते डरते थालियां परोस रही थी, दिल में वही उम्मीद, अब फिर कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन अक्ष ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप खाना खा रहा था, न कोई ताना, न कोई कमेंट। आरजू हैरान थी। उसके हर निवाले पर वो नजर रखती रही थी कि अब कुछ बोलेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज इन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या इन्हें पता चल गया कि मैं बेकसूर हूँ? लेकिन अक्ष का चेहरा पत्थर जैसा था, ना गुस्सा ना मुस्कान। खाना खत्म हुआ। अक्ष ने बस कुर्सी से उठकर हाथ धोए और बाहर चला गया। आरजू अभी भी वहीं खड़ी थी, हैरान, उलझी हुई। उसने धीरे धीरे टेबल से बर्तन समेटने शुरू किए
और तभी उसकी नजर प्लेटों के पास रखी छोटी सी ट्यूब पर पड़ी। वो ऑइंटमेंट थी। आरजू का हाथ वहीं रुक गया। दिल ने एक पल को अजीब सा धड़कना शुरू किया। ये यहां कैसे आया? क्या ये उन्होंने रखा है? उसकी आंखों में उलझन थी। दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। अगर उन्हें परवाह नहीं तो ये ऑइंटमेंट क्यों? और अगर परवाह है तो उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं? उसने ट्यूब को धीरे से हाथ में उठाया। आंखों में आंसू फिर से आ गए, लेकिन इस बार दर्द से ज्यादा उलझन थी। आखिर असल में है कैसा ये इंसान? पत्थर जैसा कठोर या अंदर कहीं कुछ और छिपा हुआ? उसने गहरी सांस ली और ऑइंटमेंट वापस टेबल पर रख दिया। फिर बर्तन उठाए और चुपचाप किचन की ओर बढ़ गई। वही जिंदल मेंशन से निकलते वक्त पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान थी। बात पक्की हो चुकी थी। सगाई की रस्में जल्द ही तय होंगी। दादी संतोष से कह रही थीं, अब हमारी चिंता खत्म, जल्द ही घर में बहू आएगी। गाड़ी में सब बातें कर रहे थे, लेकिन सर्वस्व खामोश था। उसकी निगाहें शीशे के बाहर अंधेरे में टिक गई थीं। लोगों को लग रहा था वो नेता दोबारा राजनीति या देश की सोच में डूबा है, मगर उसकी सोच किसी और ही गली में भटक रही थी। आर्या, वो आंसू, वो सहम कर भाग जाना। मैंने तो बस बात करनी चाहिए थी। डर किस बात का था उसे? उसका मन सवालों से भर गया। देर रात का वक्त, रात का खाना खत्म हो चुका था। सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन सर्वस्व अपने कमरे की बालकनी में अकेला खड़ा था। हवेली के आंगन में हल्की पीली रोशनी फैली थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके भीतर बेचैनी का तूफान उठ रहा था। वो पल पल आर्या के चेहरे को याद करता। आटे से सना मासूम चेहरा, फिर उसकी डरी हुई आंखें और वो आंसू और भागना। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैंने कभी किसी से नजरें झुकाकर बात नहीं की। लोग मुझे देखकर झुकते हैं, डरते हैं, लेकिन वो तो मुझसे डरी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी दर्द की लहर उभर आई। क्या मैं उसके लिए डर हूं, या वो मुझे समझ ही नहीं पा रही, या फिर किसी ने उसके मन में मेरे लिए जहर भर दिया है? फोन उसकी टेबल पर रखा था। उसने उठाकर घुमाया, फिर रख दिया। दिमाग कह रहा था सोच मत, भूल जा। दिल कह रहा था नहीं, जानना पड़ेगा। वो धीरे धीरे कमरे में टहलने लगा। अचानक आईने के सामने ठहर गया। अपना ही चेहरा देखा, सख्त कठोर नेता का चेहरा, और मन में पहली बार सवाल उठा, क्या मेरी यही छवि उसे डराती है? रात गहरी होती गई, पर सर्वस्व सो नहीं पाया। घड़ी ने 2 बजा दिए, लेकिन सर्वस्व की आंखों में नींद नहीं थी। वो बिस्तर पर लेटा, पर करवटें बदलता रहा। हर करवट के साथ वही तस्वीर सामने आ जाती। आर्या का सहमा चेहरा, आंखों से बहते आंसू, और उसका बिना कुछ कहे भाग जाना। सर्वस्व की आंखें कुछ पल के लिए बंद हुईं, और उसने मन में सोचा, आर्या, तुम सोचती हो मुझसे बच जाओगी? नहीं, मैं पॉलिटिशियन हूँ, खेल खेलना जानता हूँ। तुम्हारे आंसू मेरी हार नहीं है। मैं ये आंसू मिटाने के लिए आया हूँ, और जिस दिन मैंने ठान लिया, उस दिन तुम्हारे डर की जगह सिर्फ मेरा नाम होगा, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। दिल्ली की सड़कों पर रात का सन्नाटा फैल चुका था। ऊपर ज्वाला की कंपनी की ऊंची ग्लास टॉवर बिल्डिंग में लगभग पूरा फ्लोर अंधेरे में डूबा हुआ था। बस एक कोने में ज्वाला के ग्लास कैबिन के अंदर वार्म व्हाइट लाइट चमक रही थी, जहां ज्वाला अब भी बैठी फाइल्स पलट रही थी। उसके सामने कॉफी का मग रखा था, जो अब ठंडा हो चुका था। लैपटॉप की स्क्रीन पर ग्राफ्स और नंबर्स चमक रहे थे। ज्वाला ने अपनी कलाई मोड़कर घड़ी देखी। 1:45 AM। चेहरे पर इरिटेशन भरी मुस्कान आई। 24 की उम्र में लोग क्लबिंग करते हैं, और मैं यहाँ लेट नाइट अकाउंट्स बैलेंस कर रही हूँ। लेकिन वो ये सोचकर सेटिस्फाइड थी कि ये उसकी चॉइस थी। वो परफेक्शनिस्ट थी, और उसे जीत पसंद थी। अचानक से ठप की आवाज हुई और पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। लैपटॉप का वाईफाई बंद, एसी की आवाज बंद, हर तरफ सन्नाटा। ज्वाला ने चौंक कर गुस्से से जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, व्हाट द हेल। उसके हील्स मार्बल फ्लोर पर टक टक करते हुए कैबिन से बाहर आए। हॉलवे पिच ब्लैक था, बस इमरजेंसी लाइट्स हल्की चमक रही थीं। तभी एकदम से शुभार्थ उसके आगे लाइटर जगाए पत्थर जैसा चेहरा लिए प्रकट हो गया, जिससे ज्वाला एक पल के लिए डर गई।
वो अब भी सीधा खड़ा था, जैसे अंधेरा भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ज्वाला गुस्से से बोल उठी, सीरियसली? ऐसे भूतों की तरह क्यों आ रहे हो? ऊपर से चेहरा भी वैसा ही है तुम्हारा, ज़ॉम्बी कहीं के। और तुम ऐसे क्यों खड़े हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं? शुभार्थ फ्लैट टोन में बोला, बैकअप सिस्टम कुछ मिनट में एक्टिवेट हो जाएगा, कोई डेंजर नहीं है। ज्वाला ने इरिटेशन से अपने बालों में हाथ घुमाया और चिढ़कर बोली, डेंजर कैसे नहीं है? मैं हील्स में हूँ, सीढ़ियां उतरनी है और तुम मिस्टर काम बने खड़े हो। कुछ करो इडियट, मेरा काम अभी बाकी है। यस माम, शुभार्थ ने जवाब दिया और मुड़ गया। गॉड, एटलीस्ट नॉट इन दिस सिचुएशन। कम से कम अभी तो मुंह खोल ढंग से बात करो। एक तुम जैसे ज़ॉम्बी, ऊपर से अंधेरा। ज्वाला ने चिढ़ते हुए कहा। वो आगे बढ़ी ही थी कि उसके पेंसिल हील्स फ्लोर के छोटे क्रैक में फंस गए। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वो चीखती हुई गिरने को हुई। डैम! उससे पहले कि वो फर्श पर गिरती, एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ने उसे पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर एक झटके में शुभार्थ की स्ट्रॉन्ग बाहों में आ गिरा। शुभार्थ ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया था। उसका चेहरा शुभार्थ के चौड़े सीने से लगा हुआ था। ज्वाला को उसकी जैकेट से हल्की कोलोन की खुशबू और बॉडी हीट एक साथ महसूस हो रही थी। कुछ सेकंड तक बस सन्नाटा छा गया था। ज्वाला का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा, शुभार्थ का वही ब्लैंक फेस, ना कोई शॉक, ना कोई कंसर्न, ना कोई ऑकवर्डनेस, बस स्टेडी और इमोशनलेस नजरें। ज्वाला अब और गुस्से गुस्से से बोल उठी, तुम्हें क्यों कोई फर्क नहीं पड़ा? यहाँ मेरा दिल। इसके आगे वो खामोश हो गई, फिर जल्दी से शब्दों को सही करती बोली, मैं ऑलमोस्ट गिर गई थी और तुम्हारे चेहरे पर कोई फर्क नहीं, कोई चिंता नहीं। शुभार्थ ने कामली कहा, मैंने पकड़ लिया आपको टाइम पर, सो नो हार्म डन। तो कैसी चिंता? ज्वाला चुप पड़ गई। उसने स्टेडी हैंड्स से बैलेंस कर खड़ा कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बैकअप जनरेटर चालू नहीं हुआ था, इसीलिए दोनों को बेसमेंट तक स्टेयर्स से जाना पड़ा। ज्वाला हील्स में छड़ उतरते हुए इरिटेट हो रही थी। वो डिलिबरेटली बातें छेड़ रही थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था, पर जताना नहीं चाहती थी, इसलिए कहीं और फोकस करना चाहती थी। ज्वाला ने शुभार्थ को कोसते हुए बोला, तुम्हें पता है, तुम ऑफिशियली सबसे अनोइंग इंसान हो जिसे डैड हायर किया है। सच कहूं तो अगर उन्होंने तुम्हें हायर नहीं किया होता तो ई स्वेयर मैं तुम्हें एक पल ना देखती। क्या किसी नॉर्मल इंसान की तरह रिएक्ट नहीं कर सकते हो कभी? शुभार्थ स्टोन फेस से जवाब देता है, नॉर्मल इंसान रिएक्शन में वक्त खराब करते हैं, मैं एक्शन में बिलीव करता हूँ। ज्वाला उसे घूरते हुए रुक गई। उसकी आंखों में इरिटेशन और क्यूरियोसिटी दोनों झलक रहे थे। ज्वाला अपने सीने के आगे बाहें फोल्ड करते हुए तिरछी स्माइल ली बोली, एक्शन में बिलीव करते हो या इमोशन से डरते हो? शुभार्थ ने बस एक सेकंड उसकी आंखों में देखा, बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ। चाहे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, कोई इमोशन नहीं था, प्रॉपर स्टोन फेस था, लेकिन ज्वाला के दिल में एक हल्की सी पिंच महसूस हुई थी। उसकी उन आंखों में देख मानो कुछ कहना चाहती थी। शुभार्थ फिर चुप्पी तोड़ता हुआ बोला, आई डोंट फियर व्हाट आई डोंट हैव। ज्वाला उस जवाब से लिटरली दंग रह गई। डोंट हैव, ये शब्द उसके दिमाग में अटक गए। पूरे रास्ते आगे खामोशी रही, दिल को चिढ़ देने वाली खामोशी। जैसे ही वो दोनों बेसमेंट पहुंचे, एक गार्ड भागता हुआ आया। गार्ड ने सर झुकाए हुए कहा, मैम, किसी ने आपकी कार के टायर्स पंक्चर कर दिए हैं। ज्वाला ज्यादा शौक में नहीं थी। आए दिन उसके साथ ऐसे चिप स्टंट्स कोई खेलता रहता था। ज्वाला आंखें रोल करती बोली, व्हाट रबिश, कुछ ढंग का गेम नहीं खेल सकता क्या वो इंसान? अब क्या ज्वाला सिंह राजावत इन हाई स्कूल के बच्चों जैसे खेल का हिस्सा हो? शुभार्थ भी काम वॉइस में बोला, बैकअप कार रेडी है माम, आप सेफ हैं, मेरे साथ आइए। शुभार्थ ने बिना पूछे उसका रिस्ट पकड़कर दूसरी कार की तरफ गाइड किया। उसका ग्रिप स्ट्रांग था, लेकिन उसमें अजीब सा कंफर्ट था। ज्वाला कार सीट पर बैठते हुए खुद से ही सोचने लगी, ये आदमी सच में कुछ फील नहीं करता क्या? इसने बिना इज्जत के छुआ मुझे, बट मैंने गुस्सा क्यों नहीं किया? ये बस अब मुझे कंफ्यूज कर रहा है। इसने ऐसा क्यों बोला? ही डू नॉट हैव इमोशंस।
ज्वाला पहली बार इरिटेशन से आगे बढ़ी थी। अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी और शुभार्थ उसके लिए ये बस ड्यूटी थी, लेकिन शायद यही ड्यूटी धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। दूसरी ओर रात का सन्नाटा पूरे घर में फैल चुका था। घड़ी की टिक टिक और बाहर झींगुरों की हल्की आवाजें ही इस खामोशी को तोड़ रही थीं। ड्राइंग रूम की हल्की रोशनी में अक्ष सोफे पर बैठा था। उसके हाथों में कॉफी का आधा भरा हुआ कप था, जो अब ठंडी हो चुकी थी। आंखें लैपटॉप पर टिकी थीं, मगर दिमाग सिर्फ एक चेहरे के इर्द गिर्द घूम रहा था। आरजू के उस मासूम चेहरे को दिमाग से निकाल पाना उसके लिए बेहद मुश्किल था। वो मासूमियत, वो अनजाने में उसकी ओर देखना और फिर डर कर नजरें झुका लेना। अक्ष समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सचमुच मासूमियत है या आरजू की कोई ऐसी चाल जिसे वो पकड़ नहीं पा रहा था। क्या सचमुच ये लड़की इतनी भोली हो सकती है या बस दिखावा है? अगर सच में इतनी मासूम है तो क्यों मेरे खाने में मिर्ची मिलाई थी इसने? अक्ष ने मन ही मन सोचा और उसके होंठों पर हल्की सी खींच झलक उठी। कुछ देर बाद आरजू धीरे धीरे डगमगाती हुई रसोई से निकल कर आ रही थी। तभी उसे अपने पीछे से हल्की आहट महसूस हुई। उसकी चाल धीमी हो गई। अगले पल वो घबराती हुई पीछे मुड़ गई। अक्ष ने उसे देख रहा था। उसकी खामोश निगाहें उसके चेहरे पर टिक सी गई थीं। आरजू ने जैसे ही उसे देखा, कदम एक पल को थम गए। उसकी पलकों की झपक तेज हो गई। आंखों में डर और बेचैनी बढ़ गई। इतनी रात को अपने कमरे के बाहर क्यों घूम रही हो? अक्ष की गहरी रूखी आवाज आरजू के कान में गूंजी। आरजू ने घबराई हुई सहमी सी आवाज में कहा, पानी पीने आई थी मालिक। अक्ष ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें किसी आईने की तरह सब कुछ पढ़ लेने की कोशिश कर रही थीं। इतना डरती क्यों हो मुझसे? या ये भी तुम्हारी किसी साजिश का हिस्सा है? अक्ष ने ताने से भरी आवाज में कहा। आरजू ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ एक नजर देखा, इस उम्मीद से कि शायद अक्ष उसकी आंखों का सच पढ़ ले, और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अक्ष के भीतर की बेचैनी और बढ़ गई थी। वो इस पल स्टडी रूम में काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बस आरजू पर था। उसकी वो चुप्पी, वो झुकी सहमी नजरें, सब सच है या झूठ? अगर सच है तो मैं क्यों इसे पढ़ नहीं पा रहा? और अगर झूठ है तो क्यों मेरे दिल को ये लड़की हर पल खींच रही है? उसने अपने माथे पर हाथ रखा और पीछे चेयर पर लीन हो गया। वही आरजू ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। वो बिस्तर पर बैठ गई, मगर दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। क्यों हर बार इनकी ये आंखें मुझे डराती भी हैं और सच कहूं तो अपनी ओर खींचती भी हैं। आज उनकी नजरों में गुस्सा नहीं था। मैं जानती हूं आखिर चाहते क्या है मुझसे। सजा देते हैं पर चोट लगने पर मलहम छोड़ जाते हैं। उसने मन ही मन सोचा और तकिए पर सिर रख लिया। आज नींद दोनों की आंखों से दूर थी। एक तरफ अक्ष की बेचैन सोचें, दूसरी तरफ आरजू का डर और उलझन। अगली सुबह अक्ष अपने सूट बूट में तैयार हो बड़े स्टाइल से नीचे आ रहा था, लेकिन एकदम से उसके कदम धीमे पड़ गए। आंखें किसी पर जम गईं। डाइनिंग एरिया में आरजू टेबल पर खाना लगा रही थी। आज आरजू ने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना था, बालों को सलीके से जुड़ा बनाया था। अक्ष के आने की आहट सुनते ही आरजू के हाथों में कंपन आ गई थी। अक्ष आज उसका हर एक्शन नोटिस कर रहा था। उसे भी पता नहीं चला था कब उसकी मासूम आंखें और भोली सूरत अक्ष के दिल में फिट हो गई थीं। आज अक्ष की आंखें नाश्ते पर नहीं, बस उसी पर अटकी थीं। क्या ये सच में इतनी भोली है या सिर्फ दिखावा कर रही है? उसने मन ही मन सोचा। आरजू चुपचाप थाली में नाश्ता सजा एक तरफ पलके झुकाए खड़ी थी। उसके चेहरे पर इतनी सादगी और नरमी थी कि अक्ष खुद ब खुद देखता जा रहा था। लेकिन अचानक से अक्ष के हाथ खाना खाते हुए थम से गए। उसकी नजर आरजू के गले पर टिक गई। जुड़े में बंधे बालों के नीचे उसकी लंबी सुराही जैसी गर्दन पर धूप का हल्का उजाला पड़ रहा था। अक्ष की सांसें थोड़ी गहरी हो गई थीं। वो अचानक अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके कदमों की आहट सुनकर आरजू का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसके हाथ कुर्ते पर कस गए थे। क्या ये फिर से गुस्सा हो गए हैं? ये मेरी ओर क्यों आ रहे हैं? उसने मन ही मन घबराहट से सोचा और डरते डरते अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके हाथ अब कांप रहे थे, लेकिन अगले ही पल
उसे अपनी गर्दन के पास हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। उसके बालों का जुड़ा धीरे धीरे खुल रहा था। कांपते हुए उसने सांस रोकी और पलकों पर आंसू तैरने लगे। बाल डीले होकर कंधों पर बिखर गए। उसकी सांसें रुक सी गई थीं। उसने झिझकते हुए अपनी आंखें खोली, पर सामने कोई नहीं था। अक्ष गायब हो चुका था। उसका दिल सीने से बाहर आने को था। वो वहीं खड़ी रह गई, बाल खुले और चेहरा पूरी तरह उलझन में। उन्होंने ऐसा क्यों किया? आरजू ने अपने खुले बालों को छूते हुए सोचा। वो समझ नहीं पा रही थी कि अभी जो हुआ उसका मतलब क्या था। उसकी आंखों में डर और उलझन दोनों थे। उसने जल्दी जल्दी अपने आंचल से आंखें पोंछी और टेबल से थाली उठाकर रसोई की तरफ बढ़ गई, पर उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। रसोई में पहुंचकर उसने थाली रखते हुए शेल्फ को थाम लिया। उसके दिल में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? गुस्सा भी नहीं किया, पर यूं मेरे बाल खोलकर चले गए, इसका क्या मतलब था? वो आखिर क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में? अक्ष की उस हरकत ने आरजू को बहुत डरा दिया था। दूसरी ओर अक्ष अपने कमरे में लौट चुका था, मगर उसका चेहरा अब भी बेचैन था। उसने अपने हाथों की उंगलियों को देखा, जैसे सोच रहा हो कि उसने क्या कर डाला। उसकी टाई आधी खुल चुकी थी, कॉलर ढीला कर चुका था, पर उसके सीने में धड़कनें किसी जंग की तरह बज रही थीं। मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों उसकी वो सूरत मुझे अपनी ओर खींच रही है? उसे सजा देने लाया था, पर दिल जैसे कुछ और ही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अक्ष सिंह राजावत का दिल सिर्फ अपने काम पर आ सकता है। वो मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती। अक्ष ने अपने दिल में आए तूफान को समेटने की कोशिश करते हुए कहा। उसने आगे आकर आईने में खुद को देखा। क्या हो गया है मुझे? मैंने क्यों उसके पास जाकर ये किया? ये मैं नहीं हूं। मैं कभी भी ऐसी बेवकूफी नहीं करता। अक्ष ने खुद के चेहरे को देख कहा। वो अपनी ही नजरों से बच नहीं पा रहा था। एक पल को उसने आंखें बंद की और दिमाग में फिर वही तस्वीर उभर आई। आरजू की झुकी पलकें, उसकी कांपती उंगलियां और धूप में चमकती उसकी वो दूध सी गोरी लंबी गर्दन। अक्ष ने फिर गहरी सांस खींची और आंखें खोलते हुए खुद को डांटते हुए बड़बड़ाया। नो अक्ष, तू उसके लिए सॉफ्ट नहीं पड़ सकता। ये लड़की मासूम बनने का ढोंग कर रही है, और अगर सच में मासूम है तब भी तुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो तुझे इफेक्ट नहीं कर सकती। इनफैक्ट कोई लड़की नहीं कर सकती। प्यार, इमोशंस, ऑल आर जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। और वो वैसे भी बेकसूर नहीं है। पर उसके दिल में एक धीमी आवाज थी, अगर वो सच में मासूम हुई तो। दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम को पूरा राजावत परिवार डाइनिंग टेबल पर जमा था। खाने की टेबल पर हमेशा की तरह हंसी ठिठोली और कुछ बिजनेस की सीरियस बातें एक साथ चलती थीं। मगर आज सर्वस्व कुछ अलग ही खामोश था। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, जैसे दिमाग कहीं और अटका हो। उसे बार बार उसी मासूम चेहरे की झलक याद आ रही थी। ऊपर से आर्या का उससे इस तरह डरना। सर्वस्व का दिमाग उस पल के बाद से बेहद डिस्टर्ब हो चुका था। उसने तो बस आर्या के पास जाकर बात करनी चाहिए थी, बस नाम पूछने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की ही डर से सहम गई और पल भर में भाग गई। आखिर इतना डर क्यों गई थी वो? सर्वस्व ने मन ही मन फिर वही सोचा। वो बेचैनी इतनी गहरी हो गई कि डाइनिंग टेबल पर अचानक उसने सबको चौंका दिया। मिस्टर जिंदल को खबर दे दो, अगले हफ्ते ही मेरी शादी होगी। सर्वस्व ने एकदम से चम्मच प्लेट में छोड़ते हुए कहा। पूरा हॉल कुछ सेकंड्स तक जैसे नील बटा सन्नाटा हो गया था। सभी की निगाहें उसकी तरफ आ गई थीं। अगले हफ्ते? सभी ने बड़ी हैरानी भरी आवाज में कहा। पर बेटा, मुहूर्त तो अगले महीने का निकला था ना, इतनी जल्दी किस बात की? चांदनी ने हैरानी से कहा। तभी रुद्रम ने मुंह में निवाला दबाते हुए शरारती हंसी के साथ छेड़ा। अरे वाह भैया, इतनी जल्दी भी क्या है? भाभी को देख कहीं मामला सब्र ना होने वाला तो नहीं? सब लोगों ने आंखें इधर उधर करना शुरू कर दिया। रुद्रम, थोड़ी शर्म कर लिया कर, महिमा जी ने कहा। वो तो भाई को आनी चाहिए, जो लड़की देखते ही वो सब करने। रुद्रम ने इतना ही बोला था कि माही उसे आंखें दिखाते हुए बोली, रुद्रम मार पड़ेगी, चुप हो जा। रुद्रम फिर मासूम सा मुंह बना के शांति से बैठ गया। सर्वस्व ने भी उसे घूरा
मगर कुछ कहा नहीं। इतने में रुद्र को सुलेमानी खुजली होने लगी। वो कैसे चुप रहता? क्या बात है भाई, हमारे नेताजी को राजनीति से भी ज्यादा कुछ अच्छा लाने लगा है। हमें तो ये शादी की राजनीति ज्यादा मजेदार लग रही है। वैसे सर्वस्व बता तो सही, कौन सा तीर लग गया अचानक? पूरे हॉल में ठहाके गूंज उठे। पर तभी दादी ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, बेटा, शादी कोई मजाक थोड़े होती है। बहुत तैयार होती है, बहुत रस्में होती हैं। इतना बड़ा फंक्शन ऐसे जल्दबाजी में। पर सर्वस्व